नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई होंगे इसके सारे पॉइंट। और इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कम से कम तो 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग अपना जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिए। तो सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। और कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम जो है 1987 में प्रकाशित किया गया। जो पहला रिपोर्ट आता है कब आता है? तो 1987 में आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इस श्रृंखला की जो है 17वीं रिपोर्ट है। जो पहली रिपोर्ट आता है 1987 में, और जो 17वीं रिपोर्ट कब आता है? तो 2021 में 17वीं रिपोर्ट आता है। और जो आंकड़ा लिया गया है किससे लिया गया है? तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से जो है प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित करने के लिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का जो है 33% भाग वन क्षेत्र होगा। कितना? 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का जो है 33% भाग पर आपके वन होना चाहिए, ये रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वन आवरण के बारे में देखिए। वन आवरण के बारे में समझिएगा। वृक्ष और वन अलग अलग होते हैं, तो वन के बारे में पहले देखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, 21.71% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% आपकी अधिक है। ये दोनों पॉइंट को फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना वन है आपकी भारत में? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% हो गया है। और 2019 के रिपोर्ट की तुलना में जो है भारत में वन आवरण में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। और इसे परसेंटेज में बोलेंगे तो 0.22% का आपका वृद्धि दर्ज किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। उसके बाद है कि भारत में वृक्ष आवरण। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में कुल वृक्षा आवरण 95,784 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.91% है, 2.91% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षा आवरण में जो है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 0.76% हो जाएगा, 0.76% हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है कि जो वनावरण है कितने क्षेत्रफल में है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 21.71% हो जाएगा। कितना वृद्धि दर्ज किया गया था? तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर आपके वृद्धि दर्ज किया गया था। अब वृक्षा आवरण में कितना है? तो
95,784 95,748 नहीं 95,748 किलोमीटर स्क्वायर में आपके फैला हुआ है वृक्षावरण। और कितना परसेंटेज में आता है तो 2.91% आता है। और कितना वृद्धि हुआ था तो 721 वर्ग किलोमीटर में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया था। तो कुल कितना हो जाएगा आपके जो वनावरण और वृक्षावरण मिला के कितना हो जाएगा 8,95,37 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे बोल सकते हैं कि 8,95,37 वर्ग किलोमीटर। अभी कितना आपके वनावरण और वृक्षावरण टोटल है तो 24.62% है। जो वन वाला है सारे को आपको पॉइंट में याद रखना है क्योंकि पॉइंट में पूछा जाता है एग्जाम में। 24.62% है। और टोटल कितना वृद्धि हुआ है वनावरण और वृक्षावरण में दोनों मिला के तो 2261 वर्ग किलोमीटर का आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य के बारे में देखिए। यहाँ ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के बारे में बोला जा रहा है और अगला जो स्लाइड आएगा उसमें प्रतिशत के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल के बारे में जानना है। एक साइड आपके राज्य है और एक साइड आपके क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे अधिक जो वन है क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश राज्य में है। और कितना क्षेत्रफल पर है तो 77,493 वर्ग किलोमीटर एरिया पर आपके वन का विस्तार है। सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश है, इसके 66,431 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में जो है 55,717 वर्ग किलोमीटर एरिया पर आपके वन का विस्तार है। तो सर्वाधिक वन का विस्तार किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में पहला है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य। तो सबसे कम वन कहाँ पर है हरियाणा में है। कितना है तो 1603 वर्ग किलोमीटर विस्तार है। हरियाणा से ज़्यादा कहाँ पर है पंजाब में है, यहाँ पर 1847 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है। गोवा में कितना है तो 2244 वर्ग किलोमीटर में आपके वन का विस्तार है। तो सबसे कम कहाँ पर है हरियाणा में है और हरियाणा से ज़्यादा कहाँ पर है पंजाब में और पंजाब से ज़्यादा कहाँ पर है गोवा में है। उसके बाद है राज्य और प्रतिशत के बारे में देखिए। तो सबसे अधिक वन का विस्तार आपके किस राज्य में है प्रतिशत के मामले में तो मिजोरम में है। और कितने इलाके पर वन है तो 84.53 इलाके पर वन का विस्तार है मिजोरम के। अरुणाचल प्रदेश के जो है 79.33 इलाके पर वन का विस्तार है। मेघालय के 76% इलाके पर वन का विस्तार है। तो पहला में कौन हो जाएगा परसेंटेज वाले में तो मिजोरम हो जाएगा, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और थर्ड में मेघालय हो जाएगा। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश और प्रतिशत। तो लक्षद्वीप में कितना वन का विस्तार है तो लक्षद्वीप के जो लक्षद्वीप है उसके 90.33 इलाके पर वन का विस्तार है। उसके बाद अंडमान के जो है अंडमान के 81.75% इलाके पर वन का विस्तार है। तो केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाएगा कि सबसे अधिक वन का विस्तार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश पर है परसेंटेज के हिसाब से तो लक्षद्वीप पर हो जाएगा और सेकेंड में अंडमान निकोबार में हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आवरण। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य क्या है। सर्वाधिक वन आवरण में जो है वृद्धि वाले राज्य कितना किस सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज किया गया जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आया है उसमें सर्वाधिक वृद्धि जो है किस राज्य में हुआ है वन का। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है कितना तो 647 वर्ग किलोमीटर आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज किया गया है। उड़ीसा में कितना तो 537 वर्ग किलोमीटर इलाके में आपके वन का विस्तार हुआ है। तो पहला सबसे अधिक कहाँ पर हुआ आंध्र प्रदेश में, सेकेंड तेलंगाना में और तीसरा आपके उड़ीसा में वन आवरण का विस्तार हुआ है। उसके बाद है कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य।
जो वन आवरण था उसमें सर्वाधिक नुकसान किस राज्य को हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? तो 257 वर्ग किलोमीटर इलाके का नुकसान हुआ है। मणिपुर को कितना नुकसान हुआ है? तो 249 वर्ग किलोमीटर इलाके का नुकसान हुआ है। नागालैंड को जो है 235 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। तो सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? अरुणाचल प्रदेश का होता है, और उससे कम मणिपुर को, और मणिपुर से कम किससे? नागालैंड का आपके नुकसान होता है वन आवरण का। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े के बारे में देखिए। बहुत घने वन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के जो है 21,095 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है बहुत घना वन है। बहुत घने वन में, जो बहुत घना वन के मामले में पहला स्थान किसे है? अरुणाचल प्रदेश को है। और इसके 21,095 वर्ग किलोमीटर इलाके में जो है बहुत घना वन है। उसके बाद है मध्यम रूप से घने वन में पहला स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के 34,341 वर्ग किलोमीटर इलाके में जो है मध्यम रूप से घने वन का विस्तार है। सेकेंड है खुले वन। तो खुला आपके वन है, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। और मध्य प्रदेश के जो है 36,465 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है खुले वन का विस्तार है। तो इसे दोबारा देखिए। घने वन के मामले में पहला स्थान किसे मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। मध्यम रूप से घने वन में पहला स्थान मध्य प्रदेश को। खुले वन के मामले में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिलता है। तो मध्यम रूप से घने वन और खुले वन में दोनों में आपके मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। उसके बाद अन्य बिंदु के बारे में समझिए। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन का 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 74.51% है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा आप कि बाघ अभयारण्य में जो है, फिर से बोलते हैं, बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र कितना है? तो 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन का कितना है? देश के कुल वन का 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 74.51% है। देश में बाघ अभयारण्य लगभग जो है 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और कितने क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो 2932.95 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। प्रतिशत के अनुसार जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 96.83% है। दोबारा देखिएगा, प्रतिशत के अनुसार जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है कहाँ पर है? तो पक्के टाइगर रिजर्व में। जो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व के जो है 96.83% इलाके पर है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में जो है 79.4 मिलियन टन में क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के बारे में देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर तो देश में जो है कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना है? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होता है? तो 0.15% होता है। 0.15% में आपकी मैंग्रोव कच्छ वन का विस्तार है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में जो है 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद है रैंक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल मैंग्रोव क्षेत्र। तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है।
और कितने इलाके में मैंग्रोव वन का विस्तार है, जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसका विस्तार है मैंग्रोव क्षेत्र का, तो 2114 किलोमीटर स्क्वायर का आपके विस्तार है। द्वितीय स्थान पर गुजरात है, यहाँ पर 1175 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपके मैंग्रोव है। तृतीय स्थान पर कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 616 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में मैंग्रोव का विस्तार है। तो सबसे अधिक कहाँ पर मैंग्रोव है, पश्चिम बंगाल में, सेकेंड में गुजरात है और तीसरा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखिए। तो सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है मैंग्रोव का, तो उड़ीसा में हुआ। कितना वृद्धि हुआ है, तो 8 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। सेकेंड में महाराष्ट्र है, यहाँ पर 4 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तीसरा में आपके कर्नाटक है, जहाँ पर 3 वर्ग किलोमीटर का आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ, उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक में वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिएगा। मार्च 2022 में प्रकाशित ये रिपोर्ट हुआ है। तो IQ एयर स्विस एक संगठन है, तो IQ एयर स्विस एक संगठन है, तो IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तो IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर केवल आपके भारत के हैं। अगर पूरे दुनिया में 15 प्रदूषित शहर हैं तो उसमें से 10 जो शहर हैं आपके वो भारत के हैं। सबसे कम प्रदूषित देश कौन है, तो न्यू कैलेडोनिया है। कौन है, न्यू कैलेडोनिया है। यहाँ पर जो PM है 2.5 लेवल से 3.8 लेवल तक है। नेक्स्ट है सबसे प्रदूषित देशों की सूची के बारे में देखिए। स्थान, सबसे प्रदूषित देश और PM 2.5 लेवल यहाँ बताया गया है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन है, तो बांग्लादेश है, जहाँ पर आपके जो PM 2.5 जो लेवल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, 76.9 है। सेकंड स्थान पर चाड है, तीसरा पर पाकिस्तान है, चतुर्थ पर तजाकिस्तान है, पाँचवां पर अपना भारत देश है, पाँचवां पर अपना देश भारत है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे प्रदूषित राजधानी के बारे में देखिए। सबसे अधिक जो प्रदूषित देश में कौन था, पहला स्थान पर बांग्लादेश था और भारत का स्थान आपके पाँचवां था। अब है सबसे प्रदूषित राजधानी के बारे में देखना है। तो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो नई दिल्ली है। कौन है, नई दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। द्वितीय पर आपके ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है। तृतीय में आपके है अनजमेना जो चाड की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद है सबसे प्रदूषित शहर के बारे में देखिए। तो प्रथम स्थान किसे मिला है, भिवाड़ी को मिला है जो राजस्थान में स्थित है। द्वितीय स्थान गाजियाबाद को मिला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के बारे में देखना है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में जो है ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते जो है 1975 में आपकी प्रभावी हुआ। जो समझौता था 1971 में हो गया था ईरान के रामसर शहर में। ठीक है। लेकिन ये लागू कब से होता है, तो 1975 से ये लागू होता है। भारत इसमें जो है कब शामिल होता है, तो भारत 1982 में आपके शामिल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 49 हो गई है। 49वां जो है रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। जो भारत में कितने आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है रामसर साइट में, तो 49 को शामिल किया गया है। और 49वां कौन है, तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय होता कन्वेंशन में शामिल भारत की 2 आर्द्र भूमियों के बारे में देखिए। तो 48वां कौन है, 48वां है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है जिसे फरवरी 2022 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर स्थित है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य तो गुजरात में स्थित है। 49वां कौन है, तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसे भी फरवरी 2022 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दोनों को याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। ठीक है।
उसके बाद है वर्ष 2021 में, इसका पहले आपने देखा वर्ष 2022 का। अब देखिए वर्ष 2021 में रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियों के बारे में देखना है। तो एक है हैदरपुर, ये हैदरपुर को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 2021 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया? मई 2021 में, हरियाणा में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को मई 2021 में शामिल किया गया, हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है वाधवाना वेटलैंड, इसे अप्रैल 2021 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, इसे कब शामिल किया गया था? अप्रैल 2021 में, ये गुजरात में आपके स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि वाधवाना वेटलैंड और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये हरियाणा में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2020 में रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियों के बारे में देखिए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, इसे भी आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। काबर ताल, ये बिहार में स्थित है। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का एकमात्र कौन सा लोकेशन है जिसे आर्द्र भूमि के जो रामसर कन्वेंशन है उसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रामसर कन्वेंशन है उसमें जो बिहार के एकमात्र आर्द्र भूमि है वो कौन शामिल किया गया है? तो उसका नाम है काबर ताल। क्या नाम है? काबर ताल। ये आपके बिहार में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो काबर ताल है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सुर सरोवर जिसे बोलते हैं कीथम झील, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है तोसोकर आर्द्र भूमि परिसर, ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। तो इन सभी को जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। ये हमारे आर्द्र भूमि है भारत के। उसके बाद नोट में दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल जो है इस सूची में शामिल किए गए हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है इसके 175 से अधिक जो है रामसर स्थल है उसे इस सूची में आपके शामिल किया गया है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो रामसर सूची है उसमें शामिल होने वाला प्रथम लोकेशन कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के कितने लोकेशन को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 49 लोकेशन को जो है भारत के 49 लोकेशन को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि कौन है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन है? तो सुंदरबन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो 96.76% जो है आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन है? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन है? तो रेणुका वेटलैंड है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर से बोलते हैं, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन है? तो रेणुका वेटलैंड है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन है? तो हरिके बैराज। कौन है? हरिके बैराज। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसके हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। और कितने रामसर स्थल हैं? तो 10 रामसर स्थल को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश से। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.2 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.2 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आर्द्र भूमि किसे बोलते हैं और उसके उदाहरण के साथ में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आर्द्र भूमि किसे बोला जाता है, और उसका उदाहरण भी देना कि तालाब हो गया,
धान का खेत हो गया, जो भी जिस तरीके से आप लोग लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और सभी लोग जिनको जानकारी ना हो वो कमेंट को आपको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में जरूर लिखा कीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पुरस्कार का वितरण कब किया गया? तो 29 मार्च 2021 को इसका वितरण किया गया है। रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत की। यह अभियान जो है 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कब तक? 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा कैच द रेन कैंपेन अभियान 2022। कुल 11 श्रेणियों में जो है 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, दूसरा में राजस्थान है, तीसरा आपके तमिलनाडु है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है, और दूसरा राजस्थान को, तीसरा तमिलनाडु को। सर्वश्रेष्ठ जिला में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तरी जोन मुजफ्फरनगर को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकेंड स्थान दिया गया है दक्षिण जोन तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पूर्वी जोन में पश्चिम चंपारण को दिया गया है, जो बिहार में स्थित है। जो उत्तरी जोन है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी जोन में दिया गया मुजफ्फरनगर को, दक्षिणी जोन में दिया गया है तिरुवनंतपुरम में, और पूर्वी जोन को दिया गया है, जो पूर्वी जोन में दिया गया है पूर्वी चंपारण को, बिहार में स्थित है। पश्चिमी जोन में इंदौर को दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और उत्तर पूर्वी जोन में जो है गोपालपारा असम को दिया गया है। गोपालपारा असम को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में जो है पहला स्थान किसे दिया गया है? तो उत्तरी जोन में दिया गया है घसपद पंचायत को, जो उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण जोन में पहला स्थान दिया गया है एले रामपुरा पंचायत को, जो कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी जोन में पहला स्थान मिला है तेलारी पंचायत, गया बिहार में स्थित है। पश्चिमी जोन में पहला स्थान दिया गया है तखतगढ़ पंचायत को, जो गुजरात में स्थित है। और उत्तर पूर्वी जोन में पहला स्थान दिया गया है सियालसीर पंचायत को, जो मिजोरम में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में पहला स्थान बापी को मिला है, जो गुजरात में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मीडिया में पहला स्थान किसे दिया गया है? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मिशन पानी को दिया गया है। मिशन पानी को नेटवर्क 18 की पहल के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को दिया गया है। परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान या धार्मिक संगठन में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिया गया है, जो जम्मू में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में पहला स्थान दिया गया है बेल स्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड को, जो गुजरात में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोस्टल सेलेनिटी प्रिवेंशन सेल को दिया गया है, जो अहमदाबाद में काम करता है। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पंचगधिया MDTW हुगली पश्चिम बंगाल को दिया गया है। CSR गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ITC लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितना है? 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट है COP 26 सम्मेलन में भारत के बारे में समझिए। तो सबसे पहले जो COP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और इन्होंने जो है पंच अमृत का मंत्र दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा जो है पंच अमृत का मंत्र दिया गया था COP 26 में। तो इसमें आपके जो पंच अमृत है, मतलब कि 5 अमृत बातें बोली गई थी। तो उसमें पहला है, भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरी है कि भारत जो 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा है, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन मतलब कि 1 अरब टन की कमी करेगा। 1 अरब टन की कमी करेगा कार्बन उत्सर्जन में भारत 2030 तक। चौथा, 2030 तक जो है भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। भारत 2030 तक जो है अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को जो है 45% से भी आपके कम करेगा। पाँचवा, वर्ष 2070 तक जो है भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटी में भी पूछा यहाँ से जाएगा। भारत अब से लेकर 2030 तक के लिए जो है कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की आपकी क्या करेगा, कमी करेगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नोट करके लिखा गया है कि ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन, भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोनों संयुक्त रूप से जो है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया है। दोनों के संयुक्त रूप से यह प्रयास किया गया है। COP 26 जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर सिग्नेचर करने वाला 101वां देश बना है। इसे दोबारा देखिएगा, COP 26 जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर सिग्नेचर करने वाला 101वां देश कौन बना है, तो अमेरिका बना है। उसके बाद है कि COP 2022 में जो है COP 27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र द्वारा की जाएगी। तो जो COP 26 था ये कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। जबकि जो COP 27 है, COP 26 देख चुके हैं, COP 27 ये कहाँ पर होगा, तो मिस्र में होगा। कहाँ पर होगा, मिस्र में आपकी COP 27 का आयोजन किया जाएगा। और जो COP 28 है ये कहाँ पर होगा, तो UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। COP 26 कहाँ पर हुआ है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। 27 कहाँ पर होगा, तो मिस्र में होगा 2022 में। और आपके 2023 में आपके 28वां कहाँ पर होगा, तो UAE में होगा, UAE में होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। इसके बारे में BPSC पूछा था पिछले साल, ठीक है। तो कौन कौन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो कोवलम समुद्र तट जो तमिलनाडु में स्थित है, ईडन समुद्र तट जो पुडुचेरी में स्थित है। ये दोनों नोट कीजिएगा। कोवलम समुद्र तट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। आप लोग हिस्ट्री में आपको याद होगा कोवलन की कहानी, ठीक है। तो कोवलन कहाँ का था, तो तमिलनाडु का। तो आपको याद रखना है कोवलन समुद्र तट कहाँ है, तमिलनाडु में है। ईडन समुद्र तट कहाँ पर है, तो पुडुचेरी में है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्री या समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण जो है, यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, यह जो प्रमाण पत्र है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितने आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट हैं, तो 10 हैं। पहले 8 था, 2 नया आपके शामिल किया गया जिसका नाम है कोवलम समुद्र तट जो तमिलनाडु में स्थित है,
और ईडन समुद्र तट आपके पुडुचेरी में स्थित है। तो जितना भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।